What's up guys, welcome back to the channel. This is खुशी, your friend, well wisher and mentor as well. आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि हमें दिए FW टेलर ने। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक हमें सबसे पहले पढ़ना है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि किन्होंने दिए हैं हमें FW टेलर ने। अब FW टेलर का पूरा नाम क्या है मैम? FW टेलर का पूरा नाम है बेटा फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिन्होंने हमें 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं जो किस पर फोकस करते हैं कि बेटा रूल ऑफ थंब को रिप्लेस करो। FW टेलर ऐसे बोलते हैं कि रूल ऑफ थंब शुड बी रिप्लेस्ड विथ, किससे रिप्लेस करो? साइंटिफिक मेथड से। ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ मत करो। और इनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो किस चीज़ पर फोकस्ड होते हैं? साइंटिफिक मेथड्स पर फोकस्ड होते हैं। ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रॉपर यहाँ पर काम करने का FW टेलर मानते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। ठीक है, देखो लिखा है क्या, पढ़ते हैं। फ्रेडरिक विंसलो टेलर, regarded as the father of scientific management, introduced set of principles to increase efficiency and productivity in organizations. फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है बेटा, इन्होंने सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दिए हैं जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। दीज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। इनका मेन फोकस क्या है, किस चीज़ पर बेस्ड है? तो साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए और कॉपरेशन होना चाहिए बेटा वर्कर्स में और मैनेजमेंट में। ठीक है, टेलर बिलीव दैट साइंटिफिक मेथड शुड रिप्लेस रूल ऑफ थंब अप्रोचेस टू एंश्योर बेटर परफॉर्मेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। रूल ऑफ थंब को साइंटिफिक मेथड से रिप्लेस कर दो, ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो नहीं होने चाहिए, जिससे क्या होता है? बेटर परफॉर्मेंस इंश्योर होती है और ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस की तरफ जाता है। द फॉलोइंग आर द 4 की प्रिंसिपल ही प्रपोज्ड। अब चलते हैं वो चारों प्रिंसिपल्स की तरफ जो इन्होंने हमें दिए हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 समझते हैं। देखो, सबसे पहला प्रिंसिपल जो हमारे पास आ रहा है दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मैम क्या मतलब है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का? बेटा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में FW टेलर हमसे बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करो, रूल ऑफ थंब को रिप्लेस करो। मैम क्या मतलब रूल ऑफ थंब का? रूल ऑफ थंब का मतलब है बेटा कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स जो लोग पहले के करते चले आ रहे थे उनको फॉलो मत करो, क्योंकि तुमने किया तो हम भी करें, ये नहीं होना चाहिए किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। ट्रेडिशनल मेथड्स को बिल्कुल अवॉइड करो और साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करो। अब मैम क्या होता है ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ करने से? बेटा पहले के टाइम पे जो मैनेजमेंट होता था वो लोग क्या करते थे, जो ओनर्स होते थे या फिर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पर लोग बैठे थे वो क्या करते थे कि अपनी प्रॉपर खुद की ऑब्जर्वेशंस लगाते थे, खुद से सोचते थे, अज्यूम करते थे और जो उन्हें बेटर लगता था वो उसको इम्प्लीमेंट करते थे। तो इससे कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आती थी, वो इनएफिशिएंसी को भी फेस करते थे और कहीं ना कहीं फंड्स की एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती थी। तो FW टेलर का मानना है कि अब किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रूल ऑफ थंब फॉलो नहीं होना चाहिए। देखो रूल ऑफ थंब से 2 चीज़ें समझ में आती हैं, एक तो ट्रेडिशनल मैथड्स जो कि पहले के लोग फॉलो करते चले आ रहे थे वो नहीं होना चाहिए, और दूसरा राजा का बेटा राजा वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। जो एलिजिबल है उसी को किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए हायर करो, पर्टिकुलर स्किल्स के साथ उसको लेकर आओ और उसको फिर प्रॉपर ट्रेनिंग दो। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब के अंदर। Taylor emphasized that each task in an organization should be performed based on scientific analysis rather than traditional methods of personal judgment. Personal judgment भी नहीं होना चाहिए और traditional methods भी नहीं होने चाहिए. In earlier times, workers followed their own ways to doing work, leading in consistency and inefficiency. क्या करते थे? खुद सोचते थे, अपने वे से काम करते थे, तो कहीं ना कहीं इनकन्सिस्टेंसी को भी फेस करते थे और इनएफिशिएंसी भी फेस करते थे। ये टेलर है, डिनर नहीं है। Taylor advocated the use of scientific methods such as observation, experimentation and analysis to determine the most effective way to complete a task. इन्होंने क्या बोला है कि scientific methods का use करो, observation करो, proper experimentation करो और analysis के साथ देखो कि क्या चीज़ हमारे लिए ज़्यादा effective है और किससे हमें loss नहीं होगा. By doing so, managers develop standardization produces that increase productivity and reduce waste. Waste को कम करो इन चीज़ों का proper analysis करने के बाद
और काम को इफेक्टिव तरीके से पूरा करो। दिस प्रिंसिपल इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी इन वर्क प्रैक्टिसेस एंड बेटर आउटपुट अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है कि जब हम काम अच्छे से करेंगे, साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड्स को अवॉइड करेंगे बेटा, तो काम अच्छे से अच्छा होगा, कम से कम कॉस्ट में, कम से कम वेस्टेज के साथ और कम से कम रिसोर्सेज में काम पूरा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हम निकालेंगे और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम कम से कम टाइम में पूरा करेंगे और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारा ग्रोथ की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। देखो नेक्स्ट प्रिंसिपल आ रहा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मैम क्या मतलब है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का? देखो सबसे पहले तो मतलब समझो, हार्मनी का क्या मतलब है मैम और डिस्कॉर्ड का क्या मतलब है। बेटा हार्मनी का मतलब है कोऑपरेशन बढ़ाओ, लड़ाई झगड़े मत करो। डिस्कॉर्ड का क्या मतलब है? लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूज़न। तो F.W. टेलर ने क्या बोला है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। डिस्कॉर्ड को अवॉइड करो, उसको रिप्लेस करो किसके साथ? कोऑपरेशन के साथ, और हार्मनी से काम करो। ठीक है, क्या मतलब मैम कैसे करें? देखो बेटा F.W. टेलर बोलते हैं कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है और वर्कर्स हैं उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, उनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। जो मैनेजमेंट है उनको भी फेयरनेस के साथ वर्कर्स को ट्रीट करना चाहिए और वहीं जो वर्कर्स हैं उनको भी अपनी ड्यूटीज़ अच्छी तरीके से, जैसे उन्हें करना है काम वैसे ही फुल फेयरनेस के साथ उनको भी अपनी ड्यूटीज़ पूरी करनी चाहिए, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैनेजमेंट वर्कर्स को काफ़ी फेयरनेस के साथ ट्रीट कर रहा है और वर्कर्स है वो काम ही नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। कोऑपरेशन होना चाहिए, काम अच्छे से होना चाहिए, मैनेजमेंट भी वर्कर्स की प्रॉब्लम को फेस देखें, उनको समझे, और जो वर्कर्स हैं वो भी समझें कि मैनेजमेंट हमसे क्या चाहता है और हमें इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरीके से इफेक्टिव काम करना है। ठीक है, देखो क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू टेलर, इंडस्ट्रियल पीस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट आर एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। बेटा किसके बीच में? मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में इंडस्ट्रियल पीस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। ही बिलीव दैट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्लैशेस शुड बी रिप्लेस विद हार्मनी एंड कोऑपरेशन। जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं या फिर ईगो क्लैशेस हो रहे हैं उसको कोऑपरेशन और हार्मनी से रिप्लेस करो बेटा। काम कोऑपरेशन के साथ होना चाहिए, सब लोग मिलकर काम करो। मैनेजमेंट शुड ट्रीट वर्कर्स विद रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस व्हाइल वर्कर्स शुड बी सिंसियर टू कमिटेड टू देयर ड्यूटीज। मैनेजमेंट तो फेयरनेस के साथ वर्कर्स को ट्रीट करे ही, लेकिन उसके साथ वर्कर्स भी अपनी ड्यूटीज को सिंसियर और कमिटेड होकर काम करें। अ हार्मोनियस रिलेशनशिप लीड्स टू अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, हायर मोरल एंड इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। इससे क्या होता है मैम? जब रिलेशनशिप बेटा अच्छी होगी तो काम अच्छा होगा, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा और एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। जो बिजनेस का ओवरऑल गोल है उसको हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। देखो नेक्स्ट प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मैम क्या मतलब है? बेटा कोऑपरेशन का मतलब होता है तालमेल के साथ काम करना, और इंडिविजुअलिज्म का क्या मतलब है? मैं करना। ठीक है, तो F.W. टेलर ने क्या बोला है बेटा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को मैं बकरी नहीं बनना चाहिए। मैं को रिप्लेस करो किससे? हम से। टीम वर्क करो, अगर प्रॉफिट है तो किसका है? हमारा है, मेरा नहीं है। और अगर अनफॉर्चुनेटली लॉस है तो वो भी किसका है? हमारा है। उस पर भी वर्क हम करेंगे, ना तो कोई एक पर्सन रिस्क बियर करे और ना ही कोई एक पर्सन पूरे रिवॉर्ड्स को एंजॉय करे। तो टीम वर्क करो, क्योंकि मैनेजमेंट में टीम वर्क बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, बहुत ज़रूरी होता है बेटा। बिना टीम वर्क के कोई एक इंसान अगर सोच ले कि मैं कल से इंडिया को पोल्यूशन फ्री बनाऊंगा, तो क्या उसके ड्राइव ना करने से, क्या उसके स्मोकिंग ना करने से इंडिया पोल्यूशन फ्री बन जाएगा? नहीं, टीम वर्क ज़रूरी होता है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है। तो F.W. टेलर का मानना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। ऐसी फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए कि मैं सबसे ऊपर, मैं भाई टॉप लेवल पर बैठा हूँ तो मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस मेरे ऑर्डर ही चलने चाहिए, भले ही सही हो या गलत हो। तो ये नहीं होना चाहिए। वर्कर्स की भी बात सुनो, उनके साथ भी डिस्कस करो। वो जो आइडियाज़ तुमको दे रहे हैं मैनेजमेंट को उन्हें सीरियसली लेना चाहिए और उन पर देखना चाहिए कि हाँ भाई इनकी बात सही भी है कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्कर्स के साथ तुम डिस्कशन तो कर रहे हो लेकिन उन्होंने जो आइडियाज़ दिए तुम उनको सीरियस ही नहीं ले रहे हो, बस उनका टाइम वेस्ट किया, अपना टाइम वेस्ट किया मीटिंग करके और कोई आंसर ही नहीं निकल के आया, कोई रिजल्ट ही नहीं निकल के आया। तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या लिखा है।
दिस प्रिंसिपल स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क ओवर इंडिविजुअल एफर्ट्स। इंडिविजुअल एफर्ट्स मत डालो क्योंकि एक इंसान अकेला कुछ भी नहीं कर पाता। टेलर बिलीव दैट बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड वर्क टुगेदर विद म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। मैनेजमेंट को और वर्कर्स को बेटा साथ में काम करना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ। फंक्शनिंग इन आइसोलेशन दे मस्ट सपोर्ट एंड कॉर्पोरेट विद ईच अदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। साथ में काम करो, कॉपरेशन के साथ काम करो, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाओगे। वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू ऑफर सजेशन। वर्कर्स को एनकरेज करो जिससे कि वो तुम्हें सजेशंस दे पाएँ, उनके साथ बैठो, कंसल्ट करो। एंड मैनेजमेंट शुड टेक दोज इनपुट सीरियसली। उन्होंने जो तुमको आइडियाज़ दिए हैं, इनपुट्स दिए हैं, भाई मैनेजमेंट उनको सीरियसली लो। ऐसा नहीं कि तुमने उनका भी टाइम वेस्ट किया और अपना भी टाइम वेस्ट किया। इट एंश्योर्स दैट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टीज आर अलाइन फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दोनों ही पार्टीज के इंटरेस्ट के साथ ओवरऑल गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो अचीव होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैनेजमेंट का अच्छा हो रहा है और वर्कर्स के साथ बुरा होता चले जा रहा है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वर्कर्स का ही अच्छा देख रहा है, मैनेजमेंट लॉस फेस कर रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए दोनों चीज़ें, और दोनों अच्छे से मिलजुल कर काम करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा आ रहा है इसके बाद, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। मैम क्या मतलब है इसका? देखो बेटा, FW टेलर इस प्रिंसिपल से हमें समझाना चाहते हैं कि जब तुम किसी भी वर्कर को किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए हायर करते हो बेटा, तो ध्यान दो कि वो साइंटिफिकली सिलेक्टेड होना चाहिए। एक तो सबसे पहली बात यही कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने उठाया और सिलेक्ट कर लिया। तुम्हें जिस काम के लिए एम्प्लॉय चाहिए, तुम्हें जिस काम के लिए वर्कर चाहिए, तुम उसको देखो कि क्या वो काम में स्पेशलाइज्ड है जिस एम्प्लॉय को हम लेकर आए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पता चला कि जैसे मैं ही एग्जांपल ले लेती हूँ, मुझे बनवाना है PPT और मैं ले आई वीडियो एडिटर को, तो क्या मेरा काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो क्या बोला है FW टेलर ने? तो पहले तो साइंटिफिकली सिलेक्शन होना चाहिए, और दूसरी बात, सडन हायरिंग फायरिंग किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होनी चाहिए। ट्रेनिंग करो उनकी, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ जब काम करेंगे तो उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो अच्छे से अच्छा काम कर देंगे, तो आउटपुट क्या है, अच्छे से अच्छे निकल कर आएंगे। ठीक है, दूसरी बात, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वर्कर्स को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम वर्कर्स हैं, हम इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैटर नहीं करते। नहीं, वर्कर्स को भी फुल रेस्पेक्ट दो बेटा, उनके साथ भी फेयरनेस से ट्रीटमेंट करो, उन्हें ये फील कराओ कि नहीं आप भी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैटर करते हैं, जिससे कि वो सेटिस्फैक्शन के साथ अच्छे से अच्छा हार्डवर्क के साथ हमारे लिए काम करें। ठीक है, देखो क्या लिखा है। टेलर emphasized that every employee should be developed to their fullest potential। उसको fullest potential, उसका बेस्ट निकाल दो आप उसको ट्रेनिंग दे के। ठीक है, the right person must be selected for the right job and provided with proper training and guidance। when workers are trained scientifically and placed in jobs suited to their skills, its efficiency improves significantly। देयर है ये, डियर नहीं है। देयर एफिशिएंटली इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। जब बेटा सही काम के लिए सही पर्सन को तुम सिलेक्ट करोगे तो वो अपने आप ही एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। टेलर ऑल्सो बिलीव दैट द प्रॉस्पेरिटी वर्कर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन गोज हैंड इन हैंड। वर्कर्स की प्रॉस्पेरिटी और ऑर्गेनाइजेशन गोल होता है वो बेटा हैंड इन हैंड चलते हैं। जब दोनों बैलेंस होकर चलेंगे तभी काम अच्छा चल रहा होगा। When workers perform better, their income increases and the company also benefits from higher productivity and profitability। This principle focus on long term growth and mutual agency। देखो, जब वर्कर्स को हम ट्रेनिंग देंगे अच्छी से अच्छी, तो वो तो अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पर होंगे ही, लेकिन जब वो काम अच्छा करेंगे, इनकम ज़्यादा होगा, तो कंपनी भी किस तरफ जा रही होगी, प्रॉफिट की तरफ जा रही होगी। तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ही फायदा है। और दूसरा, ये जो प्रिंसिपल है बेटा, लॉन्ग टर्म सक्सेस को फोकस करता है। ये नहीं कि अभी का देखो बस अभी काम करवाओ और जाने दो, नहीं, लॉन्ग टर्म सक्सेस होनी चाहिए। आगे तक का सोचते हैं इस प्रिंसिपल्स में कि कैसे हम ट्रेन करें तो हमारा कोई भी जो एम्प्लॉय है, कोई भी वर्कर है, वो हमें आगे तक चलकर अच्छे से अच्छा काम करके दे सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे चारों साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट खत्म होते हैं। आई होप कि आपको चारों समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है आज, वो है बेटा डिफरेंस बिटवीन हेनरी फियोल एंड FW टेलर। इनके डिफरेंसेस एग्जाम में आते हैं बेटा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। देखो, सबसे पहला पॉइंट आ रहा है पर्सपेक्टिव। हेनरी फियोल क्या है? फियोल वाज अ टॉप लेवल मैनेजर एंड व्यूड मैनेजमेंट
फ्रॉम अ मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ये टॉप लेवल मैनेजर थे और इन्होंने किस तरीके से दिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट को देखा था। वहीं एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या थी बेटा, ये ऑपरेशनल लेवल पर, शॉप फ्लोर या वर्कर लेवल पर काम करते थे और ये मैकेनिकल इंजीनियर थे, ठीक है, हु व्यूड मैनेजमेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ शॉप फ्लोर वर्कर्स, ठीक है। सेकेंड आ रहा है फोकस एरिया। हेनरी फॉल का मेन फोकस कहाँ था, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना इनका मेन फोकस था। फोकस ऑफ ऑन इम्प्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। और वहीं एफ.डब्ल्यू. टेलर का फोकस कहाँ था बेटा, प्रोडक्टिविटी को और एफिशिएंसी को बढ़ाना, किस लेवल पर, ऑपरेशनल लेवल पर। ध्यान रखना ये टॉप लेवल मैनेजमेंट पर काम करते थे और ये ऑपरेशनल लेवल मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट पर काम करते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा अप्रोच। मैम दोनों की अप्रोच क्या थी, देखो दोनों के अलग अलग अप्रोच थे। इन्होंने क्या दिए थी, जनरल थ्योरी दी थी एडमिनिस्ट्रेशन की, जो सभी टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन में यूज होती थी। वहीं एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या दिए थे, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए थे, साइंटिफिक अप्रोच दिया था, जो किसके थ्रू चल रहा था, एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू चल रहा था। और इनके जो प्रिंसिपल्स है बेटा वो हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी यूज़ नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेन कंट्रीब्यूशन। इनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या था, हेनरी फ्योल का मेन कंट्रीब्यूशन था बेटा कि इन्होंने मैनेजमेंट में 14 प्रिंसिपल्स हमें दिए थे। और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए थे और उनके कुछ टेक्निक्स भी दिए थे, ठीक है। उसके बाद लास्ट है एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी क्या है बेटा, इनके जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो सारे ही लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पर अप्लाई हम कर सकते हैं। और ये डिड नॉट फुली स्प्रेड टू यूनिटी ऑफ कमांड इन इज फंक्शनल फॉर्मेंशिप ऑफ वर्कर में रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मल्टीपल सुपरवाइजर्स। अब देखो यहाँ पर क्या बोलते थे कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए भैया, एक ही बॉस होना चाहिए, एक ही बॉस से ऑर्डर्स मिलने हो। और यहाँ क्या हो रहा है, इनके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ने फंक्शनल फॉर्मेनशिप, आगे हम पढ़ेंगे टेक्निक्स में आएगा। फंक्शनल फॉर्मेनशिप में क्या बोला था इन्होंने कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इन्होंने दो पार्ट करे, एक तो प्लानिंग इंचार्ज बना दिया और एक प्रोडक्शन इंचार्ज बना दिया, और इसके चार जो एक्सपर्टाइज है उनको अलग कर दिया। तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड अप्लाई नहीं कर रहा है, तो ये सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पर अप्लाई इसको नहीं कर सकते, ठीक है। आज का सेशन हम यही समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ, और नेक्स्ट पार्ट में फाइनली हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल फिक्स इट आउट। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।